तो दोस्तों, आपने द नन मूवी तो देखी होगी और देखने के बाद डरे भी होंगे, तो फिर से डरने के लिए शुरू हो जाओ, क्योंकि आज हम द नन 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1956 में। फ्रांस से हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने नीचे में जा रहा होता है। चैपल दरअसल एक छोटे गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज़ आती है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर होली वाटर, यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता था या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, वो वहाँ पर तेज़ उबल रहा था, जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डीमन नन दिखाई जाती है। उधर ही हमें एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हम एक सिस्टर आयरन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की देवरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्चा में भेजा था। आयरन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था। यहाँ पर चर्च में के बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी शिफ्ट दोबारा से फ्रांस में होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती है। उसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल की चेंबर में मर गया था, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। इसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफे भी पढ़ती है। उसकी मॉरिसी काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफ़ी को तंग किया करती थी, मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता। मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था क्योंकि कॉकरोचेस लालबी को साफ करने के लिए इसी स्कूल की मैडम ने बोला था। मॉरिस के अंदर से अचानक से डिमांड बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डीमन नन थी, मतलब जिस आदमी को हमने कहानी के शुरू में देखा, जिसके हाथ में बैग था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरियसी था। जिसके अंदर नन थी वो डेमनन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे एक कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। उधर आयरन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उसे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से द नन अगर उसको डराती है, जिससे उसकी आंखें खुल गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफ़ी को तंग किया करती थी उसी चैपल में लेकर जाती है जहां पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है। कहती है जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है। वो आंखें डेमन की है, अगर तुमने ज़रा भी ध्यान हटाया तोड़ मनाकर तुम्हें मार देगा। जब सोफ़ी उसी को देख रही थी तो तंग करने वाली लड़कियां चालाकी से वहां से चली जाती है। सोफ़ी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है। उधर सोफ़ी को बेमन नजर आई थी जिससे वो डर जाती है और तभी मॉरिस वहां पर आकर उसे बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में फिर से ब्रेस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो कहते हैं दोबारा गई है, वो मरी नहीं जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है। तुम्हें ही इस केस की जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है। इस केस को हल करने के लिए आयरन फ्रांस के लिए निकल जाती है।
जहां पर फादर को जलाकर मारा गया था, तभी चुपके से उसके साथ जेब्रा भी ट्रेन में आकर बैठ जाती है। आयरन जब ये देखती है तो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसे चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेब्रा कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी मॉम भी जलकर मरी थी। मुझे कोई भी मेरा मुझे होते हुए नजर नहीं आए। ये सारी बातें सुनकर आए दिन कहती है कि जब यकीन होता है तो बड़े बड़े मोजे होते हैं, और ये दोनों फ्रांस पहुंच जाती है। चर्च में पहुंचते ही आयरन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है, जिस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। अब उसे वहां पर खेलता हुआ नजर आता है। जब आए दिन उस दिन के हादसे के बारे में उस बच्ची से पूछती है तो वो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था, तभी उसे यहाँ पर नन दिखाई देती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में एक किताबें खुद ही पलटकर नन का रूप ले लेती है। वो विमानन ही आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेब्रा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी दी मनन बार बार आती, इसी वजह से ये सब स्कूल में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डीमनन से मॉरिस नहीं बचाया था, और जब से ही उस डीमन ही मॉरिस को ऑपोजिट अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे होली क्रॉस का निशान देकर गया है। ये वो ही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे, ये निशान उन सब के होली क्रॉस पर भी बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान की खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है, और जैसन प्रिस्ट को आयरीन ने अपने ख्याल में देखा था। जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। आयरन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। पुष्टि मनन का खास मकसद था, वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। आंखों को इसलिए चाहती थी कि उसे उसकी गई हुई सारी पावर सागते वापस आ जाए। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को ये भी बताता है कि वो पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया। उस जगह का पता भी बताता है जहां पर जाकर सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चेंबर में दफन की गई है, जहां पर पहले वैन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहां पर मॉरिस काम करता था, मतलब मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। यानी कि वो नन जिसने मॉरिस को ऑपोजिट कंट्रोल किया हुआ था, वो उन्हीं को ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरन और डेब्रा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को न जाने क्या हो गया था। वो उसी चप्पल के आगे बैठा अपने सर को मार रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती है। वो उसे होश में लाकर कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चेंबर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जो वहाँ पर ताला खोलकर देखना चाहती है। कभी उन्हें वहाँ पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा कर मैडम को मार देती है। मैडम की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी, जिससे अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफे की मॉम डांस कर रहे थे तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस निशान बना हुआ था उसका अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। उधर आयरीन और डेब्रा भी हॉस्टल में पहुंच गई थी, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने का बोलती है, क्योंकि आयरीन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का कब्जा है। तो अभी वो डीमन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी चप्पल की तरफ भाग जाता है। उसे छोटे चच की तरफ ज़्यादा देखकर अरे उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन्हे आयरन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था।
अभी उस टीम अन्नान को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर आयरन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है, जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन कमजोर हो गई थी। जल्दी से जाकर पीछे से मॉरिस के सिर में कुछ देकर मारती है, जिससे वह बेहोश हो गया था। वो उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देती है ताकि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए, और अब अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लेकर आ रही है और डाबरा शिवपाल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाए। जोड़ी मनन ढूंढ रही थी। सोफे भी उस छोटे चर्च में उनके साथ जाती हैं तो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने इसे बनाया होता कि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। वो बताती हैं कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी बढ़ती है तो ये चमकती है। अब ये देखने के लिए डेब्रा हाथ में पकड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेज़र रोशनी निकलती है जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये उसे निकाल लेती है, जो एक बक्से में बंद थी। कभी मॉरिस भेजा गया था। बाहर सभी बच्चों को अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है। ये भागकर सभी एक कमरे में चले गए थे जहां पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है, जिसको चप्पल में डीमन ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरीन भी थी। उधर पोस्ट मॉरिस भी आ गया था जो सिस्टर आयरन से वो खासा के छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफे लेकर भाग जाती है जो कि एक बक्से में बंद थीं। सोफी जैसे तैसे करके उसे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहां पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आती है जिसके करीब अब डेमनन भी नहीं आ सकती थी, मगर फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर डीमनन सोफे के पास जाने वाली थी। तभी उधर आयरीन आ जाती है जो उसे वो लेकर दरमियान में रख देती है जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जब उसे चेक करनी आयरन उसके पास जाती है मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डीमनन की एक चाल थी इन्हें बसाने की। अब वो डीमनन जल्दी से ही वो आंखें उठा लेती है। सारी ताकत उसे दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से ही अब अपने असली रूप में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्पिटल में एक बच्ची को पकड़कर जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी, उसके मुंह के अंदर वो नाम अपने नाखून गड़ा देती है। वो डीमनन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे ही उसने कहानी के शुरू में फादर को मारा था। तो अभी यहाँ पर आयरन को अपनी मॉम नजर आती हैं। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डीमन ने उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डीमन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, इसीलिए वो सोफे पर हमला करती है। आयरन यहाँ पर सबको प्रेयर इबादत करने का कहती है। ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन ने बताया था ये उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन परियारी बाधित करने से वो चीज़ इसका खून बन जाती है। अब वो दोनों यकीन के साथ जब ये सब करती है वो इन्हों में तब्दील होकर उस डेमनन को ख़त्म कर देती है। रिन्यू सहल नर्क 201 में भेज दिया था। हम इस सब कुछ बिल्कुल ठीक होता दिखाया जाता है। अब कहानी के आखिर में हमें दो नॉर्मली इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे, जिनको चर्च से कॉल आई थी। यानी कि एक नए केस को उन्होंने हल करना था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द नन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को बजाएं ताकि नए अपडेट आप तक पहुंच सके।